हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है इमरजेंसी प्रोविजंस, जिसमें हम कवर करेंगे नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी को। स्टेट ऑफ इमरजेंसी का मतलब होता है एक ऐसा पीरियड जहाँ पर जो गवर्नेंस की पावर है वो पूरी प्रेसिडेंट के पास आ जाती है, और ऐसा तब किया जाता है जब कोई क्राइसिस आ जाती है। कैबिनेट मिनिस्टर्स के एडवाइस पर प्रेसिडेंट के द्वारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को ओवररूल कर दिया जाता है। परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रपति को जैसा लगता है, राष्ट्रपति उसके अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को ओवररूल कर देते हैं। ऐसे समय पर जो सिटीजन्स हैं वो अपनी फंडामेंटल राइट्स को यूज नहीं कर सकते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजंस मेंशन्ड है आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक। ये प्रोविजन सहायता करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ताकि वो किसी एबनॉर्मल सिचुएशन को हैंडल कर सके। ये प्रोविजंस इसलिए प्रोवाइड किए गए हैं ताकि भारत की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को सेफगार्ड किया जा सके। इमरजेंसी 3 प्रकार की हो सकती है: नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी तब डिक्लेयर की जा सकती है जब कोई वॉर हो जाए, कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेशन मेंशन किया गया है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जिसका मतलब होता है नेशनल इमरजेंसी। अब सवाल ये आता है कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कब की जाएगी। आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी तब डिक्लेयर कर सकते हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि भारत की सिक्योरिटी खतरे में है, किसी वॉर की वजह से, किसी बाहरी आक्रमण की वजह से या फिर किसी आर्म्ड रेबेलियन की वजह से। प्रेसिडेंट के पास में ये पावर भी होती है कि वॉर, आर्म्ड रेबेलियन या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के होने से पहले भी वे डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को। जब वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है तब इसे एक्सटर्नल इमरजेंसी बुलाया जाता है, पर जब शस्त्रों के साथ में लोग विरोध के लिए आ जाते हैं तब इसे इंटरनल इमरजेंसी बुलाया जाता है। जो शब्द है आर्म्ड रेबेलियन, इसे 44th अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किया गया था। इसके पहले इसे इंटरनल डिस्टर्बेंस बुलाया जाता था। अगर भारत और पाकिस्तान ओपनली इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो लोग आर्म्ड फोर्सेस भेज रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो यहाँ पर हम इसे ये कह सकते हैं कि ये वॉर है। अगर बिना बताए किसी देश के द्वारा आर्म्ड फोर्सेस को भेजा जाता है भारत पर आक्रमण करने के लिए, तब हम कहेंगे कि ये एक्सटर्नल एग्रेशन है, और इन्हीं 2 घटनाओं को हम एक्सटर्नल इमरजेंसी बुलाते हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि अगर इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाएगा तो कितने समय के लिए किया जाएगा, और क्या यहाँ पर पार्लियामेंट के अप्रूवल की आवश्यकता है या नहीं है। जैसे ही इमरजेंसी को इशू किया जाता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो दोनों हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, वो इस इमरजेंसी को अप्रूव करें। पर किसी परिस्थिति में अगर ऐसा हो जाता है कि इमरजेंसी डिक्लेरेशन के दौरान लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, या फिर ये जो 1 महीने का समय दोनों हाउसेस को दिया गया है, इसी दौरान लोकसभा बिना अपना अप्रूवल दिए डिसॉल्व हो जाती है, तब यहाँ पर जो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है वो लोकसभा के दोबारा गठित होने के बाद इसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक जीवित रहेगा। पर यहाँ ये ज़रूरी हो जाता है कि मीनवाइल राज्यसभा अप्रूवल दे दे इस प्रोक्लेमेशन को। अगर दोनों हाउसेस के द्वारा इमरजेंसी को अप्रूव किया जाता है तो इमरजेंसी 6 महीनों तक कायम रह सकती है। इमरजेंसी को बार बार एक्सटेंड किया जा सकता है, बस यहाँ पर बात यह है कि हर 6 महीने में दोनों हाउसेस का अप्रूवल ज़रूरी होगा। जब भी पार्लियामेंट का रिजोल्यूशन पास किया जाएगा इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए, तो ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाना चाहिए। रेवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हालात में सुधार है तो यहाँ पर राष्ट्रपति अगले एक प्रोक्लेमेशन के द्वारा इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं। इमरजेंसी को हटाने के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है। इमरजेंसी को रिवोक करना ज़रूरी हो जाता है अगर लोकसभा एक रिजोल्यूशन पास कर दे सिंपल मेजॉरिटी से कि अब इस इमरजेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जाना चाहिए। ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी।
आर्टिकल 360 के द्वारा एम्पावर किया जाता है राष्ट्रपति को कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। ऐसा वो तब कर सकते हैं जब उनको इस बात का विश्वास हो कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं जिनकी वजह से जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या फिर जो क्रेडिट ऑफ इंडिया है किसी भी पार्ट में वो थ्रेटेंड हो चुकी है। अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशू किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उसे अप्रूव किया जाए दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा 2 महीने के अंदर अंदर। अगर प्रोक्लेमेशन के दौरान लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है या फिर अपना अप्रूवल दिए बिना लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तब यहाँ पर वही प्रोविजन फॉलो किया जाएगा जो कि हमने नेशनल इमरजेंसी में डिस्कस किया। जब दोनों हाउसेस के द्वारा इस इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया जाता है तो ये एक समय तक कायम रह सकती है जब तक कि इसे रिवोक नहीं किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आर्टिकल 256 बात करता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट के बारे में। अगर प्रेसिडेंट को गवर्नर के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होती है या फिर उन्हें अन्यथा ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डेंस में चलाना मुश्किल हो रहा है तब वो स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ये इमरजेंसी तब भी डिक्लेयर कर सकते हैं जब उन्हें गवर्नर के द्वारा एक रिपोर्ट प्राप्त होती है या फिर अगर उन्हें खुद को भी ठीक लगता है कि इमरजेंसी डिक्लेयर की जानी चाहिए तब भी वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट वेंकट रमन के द्वारा 1991 में स्टेट ऑफ तमिलनाडु में इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पर उन्हें गवर्नर के द्वारा कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी, उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट ने यहाँ पर इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था। जब एक बार स्टेट में इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है तो वो 2 महीने तक कायम रहती है जब तक कि उसको अप्रूवल नहीं मिल जाता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है अगर 6 महीने खत्म होने के बाद पार्लियामेंट उसे दोबारा अप्रूव कर देती है तो 1 साल से ज़्यादा इस इमरजेंसी को तभी कंटिन्यू किया जा सकता है अगर इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई कर दे कि इस स्टेट में या फिर इस टेरिटरी में इलेक्शन कंडक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है।